आज की इस वीडियो में मैं आपको अपॉइंटमेंट लेटर में कौन कौन सी शराइत होती हैं, इसमें क्या क्या होता है, बेसिक सैलरी क्या होती है, मेडिकल सर्टिफिकेट किस तरह आपने करवाना है, मेडिकल में कौन कौन सी डिसीज़ की जो है टेस्ट करवाए जाते हैं, उसके अलावा अपॉइंटमेंट लेटर में कौन कौन सी शराइत होती हैं और उसके अलावा आपको कब तक जो है निकाला जा सकता है, और उसके अलावा प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड कौन सा होता है, उसके अलावा आपके किसी फॉरेन नेशनल से आपकी शादी तो नहीं, उसके मतलब अगर आपकी कोई भी एजुकेशन एकेडमी कार्ड में कोई गलती है, कोई बोगस कोई हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके क्या कौन सी सज़ा है, अगर आपने रिज़ाइन लेटर लेना है तो उसका क्या तरीक़ाकार है अगर आपने, और उसके एंड पे आपको ये भी पता चलेगा कि टीए और डीए क्या होता है। हेलो व्यूअर, वेलकम टू बैक माय चैनल जेबी मिंटोर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इंतहाई अहम इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। ये वीडियो जो है ये जो जेल पुलिस है उसका अपॉइंटमेंट लेटर या जिसे हम ज्वाइनिंग लेटर कहते हैं वो किस तरह होगा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी शराइत हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगा। और आपका ये जो मेरे पास लेटर है ये अपॉइंटमेंट लेटर मेरा खुद का है, तो इसके मुतल्लिक़ ही मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर वो किस तरह का होगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मेंशन होंगी और इसमें कौन कौन सी शराइत हैं। तो सबसे पहले आपको जिस भी जेल से ये अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा उसका नाम लोगो मेंशन होगा। ये मेरा जेल पुलिस का लाहौर की तरफ से था, सेंट्रल जेल लाहौर की तरफ से। आपका मियाँ वाली से हो सकता है या लोधरा से हो सकता है या किसी और जेल से, जहाँ से भी हो सकता है, आपके रीजन वाइज से होगा जहाँ पे आपने अपना मेजरमेंट रनिंग करवाई है, इंटरव्यू दिया है, वहाँ से ही आपका ये आपको मिलेगा। मे भी कि आपको ये रीजन से खुद लेना पड़े। तो सबसे पहले तो ये मेमो लेटर होता है, इसके मुतल्लिक़ मैं आपको बता दूँ। ये मेमो नंबर जो होता है ये ऑफिस रिकॉर्ड के लिए होता है। ये जो आपको ऑर्डर लेटर मिलेगा इसका रिकॉर्ड जो है ऑफिस में मेंटेन होगा। तो ये मेमो नंबर जो है आपकी फ़ाइल का नंबर होगा और आपका ये जो लेटर है वहाँ पे ये मेमो नंबर जो है उन्हें बताएंगे, या वो ये लेटर का मेमो नंबर देकर आपको पता कर लेंगे कि आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, वो किस फाइल में है और किस नंबर पे है। उससे पहले मैं ये भूल गया हूँ ना, आपको ये अपॉइंटमेंट लेटर मिला है तो आपका मुकम्मल नाम होगा मिस्टर मोहम्मद अफजाल, या आपका जो भी नाम है वो इधर लिखा होगा। और बाज़ कात आपने चेक कर लेना है यहाँ पे आपकी नाम की मिस्टेक तो नहीं, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो तो वो आपने कवर करवा देनी। यहाँ पे मिस्टर मोहम्मद अफजल लिखा है लेकिन मेरा नाम था अफजाल, तो ये क्लैरिकल मिस्टेक मेरे नाम में आई थी। अगर आपके नाम पे आती है तो ज़रूर इसे सॉल्व करवा दो, ठीक है। ये वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन इसमें काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको नहीं पता होगा। ये एक अदारे ने आपको ऑर्डर लेटर ही नहीं दिया, इसमें बहुत सी शराइत लिखी होती है। मैं अभी आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको समझ जाएंगे। पुलिस सर्विस में आपको ये चीज़ें जो आप पूछते फिरेंगे ये आपके अपॉइंटमेंट लेटर में ही होती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी डेट होगी, हो सकता है ये जनवरी के फर्स्ट वीक में जो अभी अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलने हैं। मुझे अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, दोस्त लड़कों ने कह रहे हैं हो सकता है कि जनवरी में आ जाए या फर्स्ट वीक में आपके आ जाए, तो देखते हैं क्या सूरत हाल होगी। सब्जेक्ट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एज वार्डर 5वां स्केल, अब ये 7वां स्केल हो गया है, चलो अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद आपकी जो पहली जो कंडीशन है, जो आपको पहला ये बताया जा रहा है कि आपकी कंसिक्वेंट अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट बोर्ड यू आर हेयर बाई सिलेक्टेड एज वार्डर इन BS 5वां। तब जब ये सूरत हाल थी, जब मुझे लेटर मिला था 5वां स्केल था और बेसिक सैलरी थी 13,200 रुपये और रेगुलर बेस अभी जो बेसिक सैलरी ये है 5,400 रुपये और ये 260 रुपये जो है ये आपके सालाना जो इंक्रीजमेंट सैलरी में इंक्रीजमेंट होगा वो होंगे। तो ये बेसिक सैलरी तब जो हमारी लगी थी
17,000 कुछ रुपए जो सारे अलाउंसेस इसमें शामिल करने के बाद, ठीक है। और अभी जो आपकी 7वें स्केल की वो अराउंड अबाउट 30,000 के मसलन 28,000, 29,000, 27,000 आपकी लग सकती है, ठीक है। और ये जो लास्ट पे लिखा है 13,200 रुपये, ये बेसिक सैलरी के मतलब का होता है कि आपकी बेसिक सैलरी यहाँ तक जा सकती है। अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी कि बेसिक सैलरी क्या होती है। जब आप ज्वाइन करेंगे फिर आप पूछे करेंगे यार मेरी बेसिक सैलरी कितनी है आपकी बेसिक, क्योंकि जितनी बेसिक सैलरी ये 2,260 रुपये सालाना आपकी जो बेसिक सैलरी में बढ़ेगी, जितनी आपकी बेसिक सैलरी होगी उतनी ज़्यादा आपकी जो सैलरी लगेगी। और उसके अलावा जब पेंशन पे आप जाते हैं तो बेसिक सैलरी के आपको पेंशन मिलती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के मतलब है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स हमें दिए हैं, ठीक है, आपने डोमिसाइल दिया है, आपने एजुकेशन रिकॉर्ड दिया है, आपने CNC जो है नंबर दिया। उसके बाद आप कहते थे पुलिस वेरिफिकेशन, ये देखें इंटीसेंट्स एंड पुलिस वेरिफिकेशन, ये पुलिस वेरिफिकेशन जो है ये भी ऑर्डर लेटर पर मेंशन होती है। और वो कहते हैं कि ऑल वेरिफिकेशन चार्जेस विल बी बूम बाय यू, जितनी भी वेरिफिकेशन होगी इस पे के जितने चार्जेस हैं आप खुद देंगे, महकमा नहीं देगा, ठीक हो गया। लेकिन अमूमन ये सरकारी वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन सरकारी होती है, थाना मुतल्लिका सरकारी होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। लेकिन वो फिर भी अदारा ये लिख कर आप पर ही चार्जेस जो हैं लगा रहा है। एक तो ये है, उसके अलावा अगर किसी किस्म के कोई चार्जेस आ जाते हैं, मसलन आप पर कोई चार्ज लगे होते हैं, कोई आपने थाने से FIR होती है, कोई मसला बनता है, तो भी आप इसका क्लेम खुद करेंगे, आप इसके ज़िम्मेदार होंगे, ठीक हो गया। ये दो चीज़ें थी, एक तो चार्जेस के मतलब ये था कि आपकी कोई आप पर कोई FIR तो नहीं, दूसरा कोई किसी किस्म की गलती को मिस्टेक की भी आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। सब्र रखें यार, ठीक है, वीडियो को देखें। ये जो आज मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये आपको पूरी सर्विस में ही बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। और आपके जितने भी सवाल आप मुझसे पूछते हैं आपको घर बैठे पता होगा। ये बाज़ का लड़कों को पता नहीं कितना अरसा लग जाता है और फिर जाके पता चलता है, ठीक है। और फिर ये क्लरिकल स्टाफ से पूछते फिरते हैं, ठीक है, आप ज़रूर देख। अभी दूसरी जो रो है इसमें आपकी मेडिकल फिटनेस के मुतल्लिक़ बताया गया क्या है कि मेडिकल फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी इशूड वेरीफाइड बाय मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ DHQ सिविल सर्विस हॉस्पिटल कंसर्न एज पर फॉलोइंग मिनिमम क्राइटेरिया। अब आपको मैं ये बताने लगा हूँ कि आपके मेडिकल के मुतल्लिक़ ये बड़ी मसला था कि आप मेडिकल कहाँ से करवाएं, ये आप इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको मैं बता दूँ कि मेडिकल में मेजर जो चीज़ें हैं वो इन्होंने खुद बता दिया है कि आपने अपने मेडिकल जो सुपरिटेंडेंट है DHQ का वो इसका ज़िम्मेदार होगा। उसने को बता दिया गया, उन्होंने कहा कि हाइट जो है हमारी 170 सेंटीमीटर है और चेस्ट जो है 178 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, यानी कि फैलाव के बगैर जो आम नॉर्मल है वो चेस्ट 78 सेंटीमीटर है। और विजन जो है 6/6 बोथ आइज विदाउट ग्लासेस लेंसेज, ठीक हो गया। ये मेजर चीज़ें ये आपको पता होना चाहिए थी, ठीक है, कि ये जो है मेजर चेकिंग यही होती है, ठीक है। क्योंकि ज़ाहरी जो है आपकी हाइट और चेस्ट ज़ाहरी आपकी देखी जाती है। और उसके अलावा हो सकता है कि आपकी फर्स्ट पोस्टिंग है किसी भी जेल पर हो और वहाँ पर भी अगर आपका डाउट हो तो वहाँ पर भी वो हाइट और चेस्ट की है मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस मेडिकल के मुतल्लिक़ को वीडियो बनाऊं जो मैंने मेडिकल करवाया था, कहाँ से क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फॉर्म फिल करवाने होते हैं, कहाँ पे दस्तखत करवाने होते हैं और कौन कौन टेस्ट कराने होते हैं, तो वो इस तरह मैं भी आपको बता दूंगा कि ये इस तरह का मेडिकल आपने बनाना है, यहाँ पे आपके अंगूठे साइन होने हैं। तो अगर आप कहेंगे तो उस पर भी एक वीडियो बना दी जाएगी। उसके अलावा जो उस मेडिकल बोर्ड ने जो ये जो लेटर है जेल पुलिस की तरफ से, ये इस पर
जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उसे बताया जा रहा है कि आपने ये देखना है कि किसी भी कैंडिडेट में ये जो है इन्फेक्शन या डिसीज़ नहीं होनी चाहिए। HIV, एड्स, हेपेटाइटिस B एंड C और TB, अस्थमा, डायबिटीज एंड क्रोनिक डिसीज़, ये भी आपने चेक करना है कि इसमें ये इन्फेक्शन या ये बीमारियाँ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनकी खैर है। कोई अगर तो आपको एड्स है या हेपेटाइटिस है काफ़ी हद तक, या आपको ये शुगर है या कोई मसला है, तो इसका आप अभी आपके पास टाइम है, हल करवा लें। वरना अगर महकमे को कहीं भी पता लग गया तो वो आपको जो है जॉब से निकाल सकता है। ये उनके पास बहुत बड़ा प्रूफ होता है। ठीक हो गया। बाज़ का लड़के जो हैं ये कहते रहते हैं, लेकिन महकमे के पास सबूत है। उसने आपसे कहा था, ये आपने जो है अभी लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, ये आपने वापस महकमे को जमा करवाना है, जो ऑर्डर लेटर होता है। ठीक है, इसकी कापी जो है एक आपके पास होगी और एक आपने वापस महकमे में जमा भी करवाना है। तो उसका मतलब यही होता है कि हमने जो हमारा कैंडिडेट है जिसको हमने भर्ती किया था उससे हमने कौन कौन सी शराइत ली थी जिन पर आपने साइन किए होंगे। उसके बाद जो आपकी पोस्टिंग हो रही है उसके लिए कौन कौन से रूल्स, कौन कौन सा लॉ के मुताबिक आपको जो है भर्ती किया जा रहा है। ठीक है, पहले प्रिजन डिपार्टमेंट रूल थी 2010, उसके अलावा फिर 1974 के मुताबिक, 1974 के बाद फिर 1974, 1974 रूल्स हैं और आपकी जो अमेंडमेंट हुई है ये 2012 के मुताबिक आपको भर्ती किया जा रहा है। उसके अलावा जो है ये है, यू विल बी सब्जेक्ट टू सच अदर रूल्स एंड ऑर्डर्स इशूड बाय द पंजाब गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द क्राइटेरिया ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू विच यू विल बिलोंग। ये बता रहा है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम या वक्त पर जो भी आपके ऑर्डर से या आपकी क्राइटेरिया में कोई अमेंडमेंट करती है या रूल्स एंड रेगुलर जो है बदलती है, उस पर आप जो है पूरा जो है उनसे ताउन करेंगे। यू विल बी एलिजिबल टू कंटिन्यू द पोस्ट ऑफ वार्डर ऑन सेटिस्फैक्शनरी कंप्लीटेशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड ट्रेनिंग। अभी यहाँ पे फिर आपको सुन ले, प्रोबेशन पीरियड होता है कि ट्रेनिंग से पहले अगर आप ड्यूटी ट्रेनिंग पर आपको नहीं भेजा गया और आपने वायलेशन की है, ठीक है, आप महकमे को मसलन मुसलसल गैर हाज़िरी कर रहे हैं या आपने कोई उधर मंशियात बेचते या कोई इस तरह का करते पकड़े जाते हैं या कोई और इनलीगल एक्टिविटी करते हैं, मसलन जेल के अंदर कोई से ऐसी गलत चीज़ें आप लेकर चले जाते हैं या आप उधर लड़ाई झगड़ा करते हैं और आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई होती, तो आपको जो है जॉब से निकाल दिया जाएगा। ये अदारे के पास हक हासिल है। उसके अलावा फिर योर सर्विस विल बी लेबल टू बी टर्मिनेट एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। ठीक हो गया। वो कह रहे हैं कि आपको टर्मिनेट किया जा सकता है कि प्रोबेशन पीरियड ट्रेनिंग से पहले जो पीरियड होता है, विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न और इफ़ योर वर्क और कंडक्ट इज़ नॉट फाउंड सेटिस्फैक्शनरी। ठीक है, कि आपका वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके कोई ऐसा जो अमल है या आपने कोई वर्क जो है वो जो जेल का सुपरिटेंडेंट है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि आप मुसलसल गैर हाज़िर हैं या लड़ाई झगड़े वगैरह करते हैं या अमले से आप जो है आपका जो ताउन है वो सही नहीं है, तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है इन केस ऑफ रेजिग्नेशन एट एनी टाइम। और उसके बाद आ जाता है कि रेजिग्नेशन एनी टाइम 1 मंथ। अगर आप रेजिग्नेशन लेना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है। 1 मंथ नोटिस विल बी मैंडेटरी और इन ल्यू थ्रू ऑफ 1 मंथ पे शेल बी डिपॉजिट along with all expenses of training etc borne by government। और उसके बाद यहाँ पे ये बड़ा अहम चीज़ है, ये जो आप रिज़ाइनिंग लेटर लेते हैं तो उसके लिए आपको पहले नंबर पर 1 मंथ जो है पहले अदारे को बताना पड़ेगा कि हम रिज़ाइन लेटर लेना चाहते हैं। ठीक है,
तो उसके बाद आपको रिज़ाइन लेटर मिलेगा। फिर उसके लिए एक और भी शर्त रखी है कि आपने मंथ की जो है पे भी जमा करवानी है। अगर आपने ट्रेनिंग की है तो उसके भी आपको एक्सपेंस जो हैं वो भी जमा करवाने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपने याद, यानी कि ये अदारा ऐसा कर सकता है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये चीज़ें नहीं होती। अगर आपने रिज़ाइन लेना है, कोई वजह बन जाती है तो आपको रिज़ाइन मिल जाता है, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। सैलरी आपको जमा नहीं करवानी पड़ती, जिस माह आप छोड़ेंगे उस माह की सैलरी, अगर आपने 5 दिन की ड्यूटी की है तो 5 दिन की आपको सैलरी मिल जाएगी। और बाकी जो दिन हैं उसकी होता इस तरह है कि अगर आपके अकाउंट में जो है, आप जब रिज़ाइन ले लेते हैं तो 1 माह या जिस माह आपने रिज़ाइन लिया होता है तो आपकी सैलरी आ जाती है। उससे भी आगे 3 माह से तक आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती रहती है। तो ये जो होती है सैलरी, आपने जब रिज़ाइन लेटर लेने जाना है तो आपने ये सैलरी जो एडवांस आपको आती रही है ये आपने वापस जमा करवानी होती है। ये होता है मसला। ठीक है, अगर आप जिस माह में आप आना चाहते हैं तो आपने अपने क्लर्क को बता देना है कि मैंने ये जॉब नहीं करना चाहता, मैंने रिज़ाइन लेटर लेना है, तो मेरी जो सैलरी है आप बंद कर दें, तो फिर आपके अकाउंट में सैलरी नहीं होगी, तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। इफ़ द डिग्री criteria of academic qualification submitted by you are subsequently found to be bogus, forged, etc. जो 9वीं शर्त में ये बताया जा रहा है कि आपकी जो एजुकेशन रिकॉर्ड है उसमें कोई बोगस है, कोई मसला है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपने हमें दी थी वो गलत जो हैं, हमें पता चला है कि वो गलत हैं, हमने जो है इसे वेरीफाई किया है। Appointment authority shall be legal right to cancel your appointment besides criminal proceedings against you। ठीक हो गया कि पता चल गया उन्हें कि आपने जो मैट्रिक की सनद हमें जमा करवाई थी वो तो गलत थी, इलीगल थी, तो वो आपको जॉब से निकाल सकते हैं और आपके साथ कोई भी क्रिमिनल एक्ट के साथ पुलिस में FIR भी करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कोई ऐसा मसला आ जाए, कोई डिग्री में प्रॉब्लम आ जाए, तो वो सिर्फ आपकी जॉब कैंसिल करते हैं। यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एन एफिडेंट टू द अफेक्ट दैट यू हैव नॉट मैरिड टू अ फॉरेन। उसके अलावा अगर कोई भी दोस्त है आप में से, कोई लव मैरिज आपने की हुई है, कोई जो है वो लड़की की नेशनैलिटी जो है फ़ॉरेन है, तो ये आपने ये रिक्वायरमेंट जो है ये आपने लेटर या वेरिफिकेशन को जो रिकॉर्ड मांगते हैं वो आपने ज़रूर देनी। ये आप किसी भी जो फॉरेन एरिया की लड़की है अगर उससे शादी है, अगर नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है। उसके अलावा ये TADA आप आज समझ लें, TADA एक अलाउंस है जब आप किसी भी सरकारी तौर पर किसी सरकारी महकमे से किसी दूसरे सरकारी महकमे में जाते हैं। मसलन आप लाहौर जॉब कर रहे थे, 3 महीने आपने जॉब की है, उसके बाद आपके आर्डर जो हैं वो साहिवाल में हो गए हैं या किसी और जेल में चले गए हैं, तो वहाँ से जाने का जब आप साहिवाल आए हैं जितना आपका ख़र्चा होगा, ये एक सरकारी तौर पर क्लरिकल स्टाफ को पता होता है कि कितने पैसे बनते हैं, वो TADA आपको मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो बता रहा है कि जो आपकी पहली पोस्टिंग होगी, जो यहाँ पे आपने पहली पोस्टिंग जो है ज्वाइन की है, तो आपको कोई TADA नहीं मिलेगा। इफ़ यू हैव एक्सेप्टेड द अबव मेंशन टर्म्स एंड कंडीशंस यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द एक्सेप्टेंस लेटर टू द सुप्रीडेंट ऑफ सेंट्रल जेल लाहौर अप टू 29/11/2014 विद, अगर आपका यहाँ पे 2022 आएगा, ठीक है, विद अलॉन्ग विद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स एंड फोटोकॉपीज 3 सेट्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा यहाँ पे लास्ट में उन्होंने कह दिया कि अगर आपको ये जितनी भी हमारी हमने टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं ये ऊपर दी है, अगर आपको ये मंजूर हैं तो आप ये जो है हमारे, तो आपने अपने साथ मेडिकल लेकर आना है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स, और आपके पास जो है फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए, 3 सेट होने चाहिए आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स के। ठीक है,
तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।